सरकार के 7 साल के कार्यकाल को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन चल रहा है, आपको सुनाते हैं। देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं व आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए सभी मेरे आत्मीय भाइयों बहनों, जैसा हमको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार अपने ठीक 7 वर्ष पूर्ण कर रही है। पहली टर्म 5 साल की 2014 से 2019 तक और अब 2019 से बाद 2 साल की ये टर्म, ऐसे कुल 7 साल के कार्यकाल में हम लोगों ने जन सेवा के नाते अभूतपूर्व कार्य किए हैं। आपको ध्यान में है कि 2014 में जब देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही थी और उन्हीं के आह्वान पर, उन्हीं के निर्देशन में हरियाणा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जिस प्रकार से हमने उस समय अपने वायदे किए थे, हमने एक साफ सुथरी सरकार देने की बात कही थी, ठीक उसी प्रकार 2014 की सरकार बनने के बाद हमने उन सब कामों को शुरू किया। मुझे याद है 25 दिसंबर 2014 जब पहला सुशासन दिवस इस रूप में हमने मनाया, हमने बहुत सी बातें उस दिन लागू की थी। हमने सीएम विंडो लागू की, हमने ई गवर्नेंस के कई विषय लागू किए और ये आश्वासन दिया कि हम एक पारदर्शी सरकार चलाएंगे जिसमें करप्शन का कोई स्थान नहीं होगा और विकास के नाते पूरे प्रदेश में एक जैसा विकास ही हम करेंगे। पूर्व की सरकारों के भांति किसी ने अपना जिला छांटा, किसी ने अपनी विधानसभा को अपना प्रदेश मान करके वही काम कराते रहे। कभी भी संपूर्ण हरियाणा के विकास की बात कभी किसी ने सोची नहीं और उस अनुसार अपने काम शुरू किए। काम के साथ साथ कई प्रकार के ऐसे कार्य जो वास्तव में हरियाणा में बहुत आवश्यकता थी। देश के प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लिंग की जो असमानता है उसको कैसे दूर करें। एक बहुत बड़ा कलंक हरियाणा के ऊपर था। हरियाणा को इससे पहले बेटियों को मारने वाला प्रदेश समझा जाता था। 22 जनवरी 2015 को स्वयं प्रधानमंत्री जी ने पानीपत की धरती पर आकर अपने प्रदेश की जनता को एक बहुत बड़ा आग्रह किया, एक अपील की और मुझे संतोष है कि उनकी अपील पर हरियाणा की जनता ने एक उस प्रकार से एक मैं कहता हूं कि उस काम को करके दिखाया जो प्रधानमंत्री जी ने उनसे अपेक्षा की थी कि इस जेंडर रेशो को, जो उस समय 871 थी, इसको बढ़ा करके आज वो 921 है। अर्थात 2000 की संख्या पर 50 बच्चियों को बचाने वाला ये हरियाणा प्रदेश आज सिद्ध हुआ है। इन 7 वर्षों में हजारों लड़कियों को, जिनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अगर आह्वान न किया जाता तो जो गर्भ में मार दिया जाता, उनको हमने बचाया है। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे काम भी हमारी सरकार के समय हुए हैं। हमने ई गवर्नेंस के नाते पहला एक प्रयोग किया कि जो कर्मचारियों के ट्रांसफर होते थे, जिसके अंदर बहुत भ्रष्टाचार था, लोग चक्कर काटते थे, हमने उसको ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के रूप में बदला। और ये बहुत पहले इसकी एक कल्पना मैंने की थी, जिसको पूर्व की सरकारों में कभी माना नहीं गया। इस ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लागू करने में अपनों में ने भी विरोध किया, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो आज खास करके शिक्षा क्षेत्र में अध्यापकों से जब बात करते हैं तो 93% यानी 93% अध्यापक इस योजना से बहुत संतुष्ट हैं। अब ये शिक्षा के अलावा भी अन्य विभागों में हम ऑनलाइन ट्रांसफर को लागू कर रहे हैं। सभी कर्मचारी इससे बहुत प्रसन्न हैं। बात आती है नौकरियों की। सरकारी नौकरी भर्तियां जब होती थी उसमें भी भ्रष्टाचार का बोलबाला था
और उस समय कहा जाता था कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार के बीबीसी उद्योग को चलाती है, बी बदलियां, बी भर्तियां और सी सीएलयू। हमने दृढ़ निश्चय किया कि हम इसको एक प्रकार से रोकेंगे। और मित्रों, हमने उसको रोक के दिखाया। भर्तियों में मेरिट के ऊपर भर्तियां, ये एक आह्वान किया। जैसे ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध था, प्रारंभ में इस मेरिट की भर्ती पर भी विरोध होने लगा, लेकिन मैं उसके बावजूद भी अपने इस मिशन मेरिट को चालू रखा। और जो पर्ची और खर्ची की भर्तियां होती थी, पैसे देकर के नौकरियां खरीदी जाती थी या सिफारिशों के ऊपर ये भर्तियां होती थी, हमने उसको दूर किया। और कुल मिलाकर थोड़ा पानी में मित्रों, कुल मिलाकर आज यह संतोष है कि पूरे हरियाणा में ऐसे गरीब परिवार, पिता रिक्शा चलाते हैं, बेटा एचसीएस बन गया। हमने पिछले दिनों में जो नौकरियों का जो सिलसिला शुरू किया, ऐसे गरीब परिवार जिनके घर में 2 समय की रोटी नहीं पकती थी, उनके घर में दिए जलने लगे और एक एक परिवार में ऐसी नौकरी करके और उस परिवार को संभालने वाले लोग ये सब खड़े हो गए। और आज हरियाणा में एक माहौल बना है कि विद्यार्थी जो पहले पढ़ने में यानी जाता नहीं था, पढ़ाई पर विश्वास उठ गया था, कोचिंग सेंटर में आज भीड़ लग गई है। बच्चे पढ़ाई करके और उस शिक्षा का जो उनको एक महत्व पता लगा, उस नाते से इस ओर आगे बढ़ने लगा है। हमने एक एक समस्या पर विचार किया। समस्या जब आती थी कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पावर का बहुत संकट, बिजली का संकट, यानी 8 घंटे 10 घंटे बिजली आती थी, उसमें भी कभी कट लगते थे, कभी वोल्टेज पूरी नहीं होती थी। संकल्प किया कि हर गांव में 24 घंटे बिजली ये हम देंगे। बहुत कठिन एक काम था। इस कठिन काम को पूरा करने के लिए मैंने लोगों से अपील की कि जितने भी आपके पेंडिंग बिल हैं, उसमें हम जुर्माने, उसमें जो ब्याज, उसको माफ करेंगे और केवल 1 साल का बिल आपका लेंगे, वो भी 12 किस्तों के अंदर लेंगे। लोग इस आह्वान के ऊपर आए। अपने हरियाणा के 6700 में से 5600 गांवों के अंदर आज 24 घंटे बिजली ये पहुंच रही है। और एक प्रकार का जो आज के युग में बिजली का जो लाभ, चाहे बच्चे हों चाहे महिलाएं हों, परिवार में आज क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जमाना आ गया है, हर चीज में हमको बिजली चाहिए। हर हाथ में मोबाइल आ गया, उसकी चार्जिंग के लिए बिजली चाहिए। हर घर में टेलीविजन पहुंच गया, उसको चलाने के लिए उसको बिजली चाहिए। खेती के काम में बिजली चाहिए। हर काम के अंदर आज बिजली की आवश्यकता है। और हरियाणा एक प्रकार का ये राज्य जिसके अंदर लगभग 80% गाँव में 24 घंटे बिजली जा रही है, ये पहला राज्य है। और हमारा संकल्प है कि आने वाले इस साल के अंत तक हम हर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देने की ये बात हम करेंगे। महिलाओं के प्रति जो दुर्भाव, चाहे वो जेंडर रेशो की बात है अथवा महिलाओं के प्रति अपराध, ये बहुत होते थे। इन अपराध को रोकने के लिए हमने कई काम किए। महिला थाने, यानी हर जिले के अंदर पहले महिला थाने ये खोले गए और साथ में महिलाओं की संख्या, हमारी जो पुलिस के अंदर भर्ती है उसमें भी आज 10% के लगभग महिलाएं और ये भर्ती हो गई है। हमारा टारगेट है कि अब आगे बहुत जल्दी इस टारगेट को, इसको 15% तक महिलाओं की भर्ती ये हम करके ले जाएं। और महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वाले या जो इस प्रकार के अपराध करने वाले लोग, खास करके छोटी बच्चियों के साथ अगर कोई इस प्रकार का अपराध करते हैं तो हमने कानून बनाया कि उनको फांसी की सजा दी जाएगी। और हमारे प्रदेश में एक कानून बनने के बाद मुझे खुशी है कि सारे देश भर में अब इस प्रकार का कानून बनाया गया है कि 12 वर्ष तक के बच्ची के प्रति अगर कोई इस प्रकार का लैंगिक अपराध किया जाता है तो उसको फांसी की सजा होगी। और अन्य भी बहुत से ऐसे प्रावधान किए हैं कि ऐसे अपराधी लोगों की जो सरकारी सुविधाएं हैं उनको भी हमने एक प्रकार से बंद कर दिया ताकि उन लोगों के ऊपर एक सामाजिक दबाव बने, ऐसे अपराधों से वो दूर रहें। हमने पढ़े लिखे युवक, इनके रोजगार के लिए और एक योजना बनाई, सक्षम युवा, कि युवक पढ़ लिख करके
और वो रोजगार जब तक नहीं पाता तब तक माता पिता के ऊपर बोझ रहता है। हमने ये भी किया कि अगर उसको रोजगार नहीं मिलता तो 3 साल तक उसको सरकार की ओर से 100 घंटे प्रति महीने का रोजगार देंगे और उसको 9,000 रुपया मासिक उसका जो एक सहायता उसको की जाएगी, ताकि आने वाले 3 वर्ष में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इस राशि का उपयोग करके अपनी कोई स्किलिंग कर सकता है, ट्रेनिंग करवा सकता है, ताकि घर के ऊपर वो बोझ न रहे, या इस बीच में अपना कोई व्यवसाय कर सकता है। इस योजना का बहुत हमको लाभ मिला। पढ़े लिखे युवक 1 लाख से ऊपर उनको इस योजना का लाभ मिला है। चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, मैं हमेशा कहा करता हूं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन, ये 5 स ऐसे हैं जो हर किसी के जीवन को ऊपर उठाते हैं। तो हमने शिक्षा में भी स्कूलों की शिक्षा, इसके लिए नए नए प्रावधान किए हैं। जैसे सामान्य स्कूलों के स्थान पर हम संस्कृति मॉडल स्कूल, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, इस प्रकार के हमने बनाए हैं। ऐसे ही जो आंगनवाड़ियां हैं उनकी जगह पर 4000 प्ले वे स्कूल, अर्थात अच्छे स्तर की आंगनवाड़ियां, जहां बच्चों को पढ़ाई में भी खेल खेल के माध्यम से उनका स्तर ऊंचा उठाया जाए, बनाया जाए। इस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा के ऊपर हमने ध्यान दिया है। कॉलेज की शिक्षा, खास करके महिलाओं की शिक्षा के लिए हमने जो है हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज जरूर होना चाहिए। लगभग 70 के आसपास कॉलेज खोले हैं, जिसमें 50 से ऊपर केवल महिलाओं के कॉलेज हैं जो नए खोले गए हैं। इस प्रकार से महिला शिक्षा के ऊपर भी जोर दिया। और सामान्य शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, इन सबको हमने बढ़ाया है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, ताकि हमारे डॉक्टर्स की संख्या ये कैसे बढ़ सके। जो 2014 के अंदर 700 के लगभग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होते थे, आज मुझे खुशी है आपको सबको बताते हुए कि लगभग 1800 मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन अब MBS के होते हैं। और हमारा टारगेट है कि इसको 2500 छात्र मेडिकल कॉलेज के एडमिशन हों, ताकि हम हर साल लगभग 2000 डॉक्टर्स को प्रदेश में संख्या में बढ़ा सकें। तभी जाकर के एक न्यूनतम मापदंड है कि कितने डॉक्टर हमारे यहाँ प्रदेश में होने चाहिए, वो हमारा तभी जाकर के उसका प्रबंध ये हो सकेगा। इसी प्रकार हमने इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इनको भी बढ़ाया है। और खासकर पढ़ाई के बाद स्किलिंग, हुनर की सिखलाई के लिए हमारे यहाँ जो पलवल में एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है, और यूनिवर्सिटी भी हरियाणा में एकमात्र यूनिवर्सिटी है कि जिसको हमने स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के नाते से प्रयोग किया है, ताकि पढ़ाई के बाद हुनर सीखे और हुनर के बाद अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए स्वयं का रोजगार करे। स्वयं रोजगार के साथ साथ और भी लोगों को रोजगार के लिए वो अपने पास बुलाए, ताकि रोजगार लेने के बजाय वो व्यक्ति रोजगार देने वाला बने। इस प्रकार का एक प्रतिस्पर्धा का वातावरण बने। और स्टार्टअप्स के नाते देश के प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप की जो योजना की कि नए ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, उनको बैंकों से भी पैसा लेकर के दिया जाए, ताकि वो लोग अपने काम को कर सकें और नए नए उद्योग में वो स्थापित होंगे। उसको उनको लाभ रोजी का भी मिलेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा और लोगों को रोजगार भी दिला सकेंगे। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, हर एक जिले के अंदर अभी तक जो हॉस्पिटल हैं वो संख्या उनकी कहीं 100 बेड की है, कहीं 50 बेड की है। हमने हर एक जिला केंद्र पर न्यूनतम 200 बेड का हॉस्पिटल जरूर होना चाहिए, ये प्रावधान किया है। PHCs और CHCs, इनको भी मजबूत किया जाए और वहाँ हर प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ के उपकरण हैं, उनको वहाँ पहुँचाया जाए, ताकि वो लोग जो है वहाँ अपने स्वास्थ्य के नाते से लाभ उठा सकें। न केवल एलोपैथी बल्कि आयुर्वेद के माध्यम से भी इलाज के सिस्टम को और मजबूत किया जाए। गांव-गांव के अंदर हमने वेलनेस सेंटर्स ये खोलने की योजना बनाई है। एक कृष्णा आयुर्वेद कॉलेज जो है उसको यूनिवर्सिटी का स्थान दिया है। पंचकुला में बहुत जल्दी आयुर्वेद का एम्स वो भी बनने जा रहा है, केंद्र सरकार की ओर से वो योजना हमको मिली है। तो इस नाते से हम ये जो योजना है हेल्थ की, मेडिकल की, इसकी हम बढ़ा रहे हैं। आयुष्मान भारत, जैसे हम जानते हैं कि गरीब व्यक्तियों को इलाज का पैसा ज्यादा खर्च न हो, तो हर परिवार को 5 लाख रुपए के इलाज की मुफ्त सुविधा ये मिले। ऐसे 15 लाख परिवारों के ये कार्ड बने हैं, ताकि गरीब परिवार को इलाज के नाते से, यानी एक प्रकार की जो मजबूरी है उसको न झेलना पड़े। तो एक बहुत बड़ा काम ये हमने किया है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, भाइयों बहनों, हमने प्रदेश में चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे रेलवे के प्रोजेक्ट्स रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा हो,
हमने तो जेवीबी ज्वाइंट वेंचर बनाया जिसमें हरियाणा सरकार और रेलवे डिपार्टमेंट ने मिल करके हरियाणा स्टेट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की एक कंपनी बनाई है, ताकि हम जहां कहीं केंद्रीय रेलवे विभाग हमें रेलवे की सुविधा नहीं देगा तो ये ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से भी हम रेलवे के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। केएमपी ये ऐसा मार्ग है दिल्ली के एक प्रकार से उसको घेरते हुए एक 85 किलोमीटर का लंबा ये जो मार्ग, 135 किलोमीटर का ये लंबा जो मार्ग है, इसको यानी बनाकर बहुत सालों से अटका हुआ एक प्रोजेक्ट था, इसको हमने बनवाया है। इससे बहुत बड़ी सुविधा हरियाणा के सब लोगों को हुई है। दिल्ली अंदर न जा करके उसके बाहर बाहर ही लोग आ सकते हैं। केएमपी के साथ साथ ऑर्बिटल कॉरिडोर, इसकी रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर इसकी योजना बनी है। बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी इसका भी आकर के शिलान्यास करेंगे, ऐसा मैंने उनको निवेदन किया है। हमारे यहाँ मेट्रो, चाहे वो फरीदाबाद में, चाहे वो गुरुग्राम में, अथवा बहादुरगढ़ तक, अथवा कुंडली तक, ये सब प्रोजेक्ट्स भी नए बने हैं। इसका आगे विस्तार, इसकी भी बातचीत चल रही है, डीपीआर इसकी बन रही है कि और आगे भी इसका विस्तार मेट्रो का किया जाए। गुरुग्राम के शहर के अंदर मेट्रो, इनकी योजना पूरी बन गई है ताकि शहर में मेट्रो का विस्तार हो और उसको द्वारका रेलवे स्टेशन तक भी जोड़ा जाए। एक रैपिड रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस आरआरटीएस जो निमराना तक, राजस्थान तक जाएगी, इधर पानीपत और करनाल तक जाएगी, ऐसी दोनों रेलवे लाइंस का डीपीआर इनकी बन चुकी है। इस पर बहुत जल्दी जो है काम ये शुरू होने वाला है। जहां तक शहरों का विकास है, शहरी विकास, ये भी हमारे बहुत ही प्राथमिकता के तौर पर चल रहा है। हमारे बहुत शहर तो एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के अंतर्गत काम कर रहे हैं, एनसीआर क्षेत्र में आए हैं। उनका विकास एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के माध्यम से भी उनको सहायता हो रही है, चाहे वो फरीदाबाद है, अथवा गुरुग्राम है, अथवा सोनीपत है। इन शहरों को उस परिधि के अंदर आने के बाद लाभ मिल रहा है और भी नए शहर जो जुड़े हैं उसमें भी लाभ मिलेगा। स्मार्ट सिटीज 2 हमारे यहाँ घोषित की गई, फरीदाबाद और करनाल। इसी प्रकार गुरुग्राम को भी हमने स्मार्ट सिटी के दर्जे में रखा है। ये सब स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं। इन बड़े शहरों की अलग से डेवलपमेंट अथॉरिटी वो भी हमने बनाई है, जिससे वहां के विकास के काम में तेजी आई है। गुरुग्राम में जैसे गुरुग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसी प्रकार से फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, पंचकुला में पीएमडीए है। तो इस प्रकार से इनकी अलग से डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का अर्थ यह है ताकि हर छोटा बड़ा काम उनको चंडीगढ़ आकर के पास ना कराना पड़े, वहीं स्थानीय उनको सारे अधिकार दे दिए गए हैं, बजट दिए गए हैं और वो अपने बजट भी वहां की आय में से बना करके और एक प्रकार से स्वतंत्र ऑटोनोमस बॉडी के रूप में ये लोग सब अपना काम कर रहे हैं। मित्रों, लोकतंत्र को मजबूत करने का भी एक पहलू, ये हमने लगातार 7 साल इसको ध्यान रखा है। आखिर लोकतंत्र की मुझे मजबूती माने जो हमारी संस्थाएं हैं उनका विकेंद्रीकरण। पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत हमारी पंचायतें हैं, चाहे हमारी पंचायत समितियां हैं, जिला परिषद हैं, नगर निगम हैं, नगर परिषद है, नगर पालिकाएं हैं, इनको ज्यादा ज्यादा अधिकार दिए जाए, इनके बजट बढ़ाए जाए और इनकी चुनावी जो स्वतंत्रता है, ऑटोनोमस बॉडीज का करेक्टर है, वो हमने बनाया है। एक इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ये हमने बनाई है ताकि इन इकाइयों में और प्रदेश सरकार में एक अपना तालमेल बैठा रहे। और ये भी हरियाणा में इतने सालों के बाद, क्योंकि ये जो संशोधन है पंचायती राज के, इनको हुए लगभग 25 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अब आकर के हमने उसको इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के माध्यम से सबका तालमेल सबको ठीक किया है, बनाया है। जिला परिषदों का बजट जो पहले हमारे से पहले लगभग 1 करोड़ 2 करोड़ ही होता था, हमने उसको 25 करोड़ रुपए तक किया है। तो एक सब संस्थाओं को काम करने का एक मौका अच्छा मिले। पंचायतें हमारी पढ़ी लिखी, यानी ये प्रावधान हमको करते समय सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट में आखिर जब निर्णय हुआ तो उनका कि ये प्रावधान न केवल हरियाणा में बल्कि इसके प्रावधान बाकी प्रदेशों को भी सोचने चाहिए ताकि वहां भी ये लागू किए जा सके। तो ऐसे एक जिम्मेवार पंचायत के नाते से काम करने की एक सबको एक अवसर मिला है। और पढ़ी लिखी पंचायतें इंद्रधनुष जैसी स्कीमें, यानी 7 पॉइंट प्रोग्राम बना करके उनकी प्रतियोगिताएं कराई और गांव के अंदर विकास, ये इस 5 वर्षों के अंदर 7 वर्षों के अंदर बहुत बड़े लेवल तक विकास हुआ है। हमने गांव के बजट बढ़ाए हैं, गांव की गलियां हो, नालियां हो, पानी की पाइपलाइन हो, तो इस प्रकार से उनके बजट आज इतने हैं कि गांव के लोग भी सामान्यतः जब जाते हैं तो पूछते हैं कि इतना पैसा ये कहां से आ रहा है। इस पैसे को देने में केंद्र सरकार का भी योगदान है, हरियाणा की ओर से भी
हम जो अपना स्टेट जो फाइनेंशियल का जो हमारा उसका जो हिस्सा है एसएफसी, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन के माध्यम से, ऐसे ही सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के माध्यम से ये पैसे दिए जाते हैं। और हर इकाई अपना स्वयं की भी इनकम कैसे बढ़ा सके, इसके लिए भी उनको सुझाव दिए जाते हैं। हमारे जो रजिस्ट्री होती है, उस रजिस्ट्री पर स्टैंप ड्यूटी पहले नहीं दी जाती थी ग्रामीण क्षेत्र को, अब ग्रामीण क्षेत्र को भी मिलती है, शहरी को तो मिलती है। ऐसे कई प्रकार के जो इनकम के साधन हैं, ये हमारे पंचायती राज व्यवस्था में ये हमने बनाए हैं। हमने जो मेयर का चुनाव शहरों में डायरेक्ट चुनाव कराया है, भ्रष्टाचार कैसे कम हो, इसका एक एक आयाम हम ध्यान करते हैं। ऐसे ही ओबीसी के जो प्रतिनिधि चुने जाएं, उनके लिए हमने 8% का अलग से आरक्षण दिया है, ताकि उनको भी एक प्रतिनिधित्व ठीक से मिल जाए। एक बड़ा काम किया हमने, राइट टू रिकॉल, जो बहुत बहस का एक मुद्दा था, वर्षों इस पर बहस चली, लेकिन हमने कहा नहीं, जिनको चुनने का अधिकार है, उनको एक बड़ी अगर संख्या में लोग असंतुष्ट होते अपने प्रतिनिधि से, तो 75%, 75% जनता अगर ये कहे कि न हमें इनको वापस बुलाना है, तो उनको वापस भी बुला सकते हैं। ये कानून भी हमने हरियाणा में एक प्रगतिशील कानून जो है ये बनाया है। मित्रों, जहां तक किसानों का विषय है, किसानों के लिए कितने ही काम, चाहे उनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को हो, चाहे उनकी फसल का बिक्री की बात हो, मंडीकरण की व्यवस्था हो, एफपीओज हो, प्रगतिशील किसान की बात हो, हर एक क्षेत्र के अंदर हमने काम किया है। और हमारे यहाँ किसान, अगर इस किसान आंदोलन के विषय को अगर हम एक तरफ करते हैं, तो हरियाणा का किसान आसपास के प्रदेशों में सबसे ज्यादा खुशहाली का एक उसका स्थिति है बनी हुई, और हर चीज की सुविधा हम उनको दिलाते हैं। मुआवजा का अगर बात आती है, कभी कोई खराबा हो जाए, फसल खराब हो जाए, वर्षा, प्राकृतिक आपदा, कोई भी ऐसा कारण बनता है, तो सबसे पहले हरियाणा सरकार उनको मुआवजा पर्याप्त संख्या में और ठीक समय पर उनको उपलब्ध कराती है। याद है मुझे 2015 में सबसे पहले सरकार के बनते ही, यानी लगभग 3-4 महीने के बाद ही, उस समय एक ओलावृष्टि, अति ओलावृष्टि हुई, प्राकृतिक आपदा आई। उस समय का जो मुआवजा है, हमने मई के महीने, 2 महीने के अंदर अंदर मुआवजा दिया, और मुआवजा भी यानी पर्याप्त संख्या, पर्याप्त मात्रा में मुआवजा दिया। पुरानी सरकारों की तरह नहीं कि 2 रुपए 3 रुपए के चेक मिलते थे। हमने तो शर्त लगा दी कि कम से कम हिस्सा भी अगर किसी का बनेगा तो 500 रुपए से कम नहीं बनेगा, न्यूनतम चेक उसको व्यक्ति को 500 रुपया जरूर ये मिलेगा। इस प्रकार से किसानों की फसल का हिसाब किताब, उनकी जमीन का हिसाब किताब, क्योंकि ये बहुत विवाद के विषय हमेशा बने रहते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसका रिकॉर्ड रखना, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, एक ऐसी स्कीम हमने बनाई जिसमें हर किसान अपनी फसल की बुआई के समय वो अपना रिकॉर्ड तय करता है, बताता है कि मैंने ये फसल बुआई की है, ताकि कल को न बैंकों में कोई झगड़े पड़े, न उसकी प्रोक्योरमेंट में कोई झगड़ा आए। सीधे सीधे जो उसने बुआई की है उसकी मात्रा के हिसाब से उसकी प्रोक्योरमेंट वो मंडी में हो जाती है। एमएसपी केंद्र सरकार ने लगातार हर वर्ष हर फसल की एमएसपी उन्होंने घोषित की है, और हमेशा ये ध्यान हमारा रहा है कि हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा फसलों को हम कैसे एमएसपी पर खरीद सके। और एक प्रकार से अर्ली हियरिंग के माध्यम से जो 12 साल तक फैसला नहीं हुआ था, हमने आकर के वो फैसला कराया कि सतलुज लिंक के माध्यम से जो पानी है उस पर हरियाणा का अधिकार है, ये एस्टेब्लिश हो गया है। केवल अब वो लिंक नहर बनाने की बात है एसवाईएल की, उसका निर्णय जैसे ही सुप्रीम कोर्ट देगा, जिस एजेंसी को लगाएंगे उस एजेंसी के माध्यम से वो एसवाईएल नहर जरूर बनेगी। ये निर्णय अब सुप्रीम कोर्ट की ओर शेष है, वो बहुत जल्दी हमको देंगे। पानी की खपत जहां तक विषय है, फसलों में धान की फसल सबसे ज्यादा पानी पीती है, और धान की फसल पानी इतना पिए तो दक्षिण हरियाणा तक हम जितना पानी पहुंचाना चाहिए वो पहुंचा नहीं सकते हैं। हमने कहा कि धान को लोगों को कम करना चाहिए, फसल कम करनी चाहिए। मेरा पानी मेरी विरासत, इस योजना के माध्यम से प्रति एकड़ 7,000 रुपए का एक अनुदान या एक सहायता राशि जो धान को छोड़ेगा उसको हम देंगे। मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष 1 लाख एकड़ के लगभग लोगों ने धान की बिजाई कम की और हमने उनको मुआवजा दिया है। आगे भी इस योजना को हम लागू रखेंगे। और पानी जहां तक यानी जमीन के पानी का दोहन करने की बात है, वो भी इन्हीं कारणों से, पानी की आवश्यकता जब वर्षा से पूरी नहीं होती, नहर से पूरी नहीं होती, तो लोग जमीन में से दोहन करते हैं। पिछले 10 वर्ष का 12 वर्ष का हमारा जो डाटा है, हर वर्ष लगभग 1 मीटर पानी इन इलाकों में नीचे चला जाता है।
उसको रोक करने के लिए और कोई उसके लिए कंडीशंस और प्रावधान तय करने के लिए हमने अलग से हरियाणा वाटर अथॉरिटी बनाई है, ताकि हर समय हर गांव के ऊपर पानी का जो एक प्रकार से डेप्थ है, उसकी जो गहराई है, उसका वो निरंतर उसका ध्यान रख सके, उसको सुपरवाइज कर सके, ताकि पानी को और ज्यादा न निकाला जाए, बल्कि वर्षा का पानी जितना ज्यादा उसको रिचार्ज करने के लिए जमीन के गर्भ में डाला जाएगा, उसके लिए भी हम योजनाएं बना रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। कई जगह पर वाटर लॉगिंग होती है। वाटर लॉगिंग कारण से पानी की एक फसल यानी किसान की एक फसल खत्म हो जाती है। उस वाटर लॉगिंग एरिया से भी पानी को निकाल कर किस प्रकार से ड्रेनेज किया जाए, कैसे उसको पानी रिचार्ज करने के लिए जमीन में डाला जाए, अथवा वह पॉन्ड बना करके और पानी का संग्रह किया जाए, उससे सिंचाई भी हो सकती है और साथ में फिशिंग जैसा कारोबार भी हो सकता है। तो ये सब करने के बाद एक विषय है हमारे यहाँ तालाब का। गांव गांव में तालाब हैं, बड़े बड़े तालाब ओवरफ्लो कर रहे हैं और उन ओवरफ्लो तालाब में गंदगी भी होती है। ऐसे तालाबों की व्यवस्था ठीक करने के लिए हरियाणा तालाब एक अथॉरिटी हमने बनाई है, हरियाणा पौंड अथॉरिटी। उस हरियाणा पौंड अथॉरिटी के माध्यम से 14,000 तालाब हैं, उनकी देखरेख निश्चित की जाएगी। जिस प्रकार की व्यवस्था उन तालाबों में करनी होगी, उस प्रकार की वो व्यवस्था वहां करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के विकास में जैसा मैंने बताया, वहां अतिरिक्त व्यायामशालाएं, योगशालाएं ये भी बनाई जा रही हैं। योगशालाएं, व्यायामशालाओं के माध्यम से गांव के परंपरागत खेल वो वहां खेलेंगे और साथ ही हर व्यायामशाला के साथ एक वेलनेस सेंटर ये जोड़ा जाएगा। जहां तक खेलों का विषय, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के साथ खेलों का विषय मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है, खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी हम पर्याप्त और ये ऐसा बना रहे हैं। और उसके अंदर जितने भी हमारे नर्सरीज हैं, खेल नर्सरीज, इनको पुख्ता किया जा रहा है। ग्राम स्तर के ऊपर, ब्लॉक स्तर के ऊपर और जिला स्तर के ऊपर स्टेडियम्स की व्यवस्थाएं ये भी कर रहे हैं। 22 जिला स्तर के स्टेडियम्स और 160 ब्लॉक स्टेडियम्स और इसी प्रकार से 2 हमारे स्टेट लेवल के स्टेडियम, ये सब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी मैन पावर, क्योंकि पहले बनाए तो गए लेकिन इनके यहाँ मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान नहीं रखा गया। अब सारा खेलों का सामान और वहां की जितनी भी यानी संरचना है और फिर वहां आवश्यकता पड़ने वाली मैन पावर, इसको पूरा किया जा रहा है। जिसका परिणाम है कि हमारे यहाँ खेल पॉलिसी जो बनी है उसके माध्यम से खिलाड़ियों को बहुत अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं, खिलाड़ियों को इनाम अच्छे दिए जा रहे हैं और परिणाम स्वरूप इस बार का जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक है, आपने देखा कितने अवार्ड्स, यानी सर्वाधिक अवार्ड किसी एक स्टेट के हैं तो हरियाणा के हैं। देश भर में, देश भर के सब अवार्ड्स का लगभग 40% अवार्ड्स केवल हरियाणा के खिलाड़ी वो लेकर के आते हैं। इस बार हमारा सौभाग्य है कि एक अंडर 19 वर्ष से छोटे बच्चों के छात्रों के जो खिलाड़ियों के कार्यक्रम होते हैं उसमें बड़ा कार्यक्रम है खेलो इंडिया। इस बार का जो राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम खेलो इंडिया, ये हरियाणा के पंचकुला में हो रहा है। उसकी सब तैयारियां चल रही हैं और मैं आशा करता हूं कि उसमें भी हरियाणा के जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो मेडल्स की संख्या वो अधिक से अधिक लेकर के आएंगे। मित्रों, ऑनलाइन व्यवस्थाएं, यानी भ्रष्टाचार को यदि रोकना है तो ऑनलाइन व्यवस्थाओं को भी हमने बहुत महत्व दिया है, ताकि व्यक्ति सामने ना आए बल्कि ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजें लोगों को जो डिलीवरी हो, ताकि भ्रष्टाचार रूपी जो एक राक्षस है इसको कैसे मार सके, कैसे इससे हम छुटकारा पा सकें। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे मैंने बताया, सीएम विंडो, लगभग 9.5 लाख एप्लीकेशंस इन 7 सालों में सीएम विंडो पर आई है। और उसमें मैं ये तो दावा नहीं करता कि 100% लोग उससे प्रसन्न होंगे, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों के जो काम हुए हैं वो सीएम विंडो के माध्यम से हुए हैं। लोगों की जो भागदौड़ है, ये मंत्रियों के पास जाना, विधायकों के पास जाना, मुख्यमंत्री आवास पर जाना, कार्यालय में जाना और डीसीज के चक्कर लगाना, इसकी बजाय थोड़ी सी समझदारी से काम लेने पर अब सीएम विंडो में जब शिकायत लगाई जाती है तो क्षेत्र में जो लोग हल करते हैं वो शिकायतकर्ता को और एमिनेंट पर्सन, आप लोगों में से बहुत से एमिनेंट पर्सन बने हुए हैं, उनको बुला करके उन समस्याओं का और हल किया जाता है। और मैं समझता हूं इससे जनता के लोग बहुत संतुष्ट हैं। उनको भागदौड़, खर्चा करना, समय लगाना, इससे उनका बचत होती है। हर बात को वो सीएम विंडो पर डाल सकते हैं। इसके लिए हमने जगह जगह जो कंप्यूटर सेंटर्स बनाए हैं, अटल सेवा केंद्र गांव में बने हैं। लगभग 20,000 अटल सेवा केंद्र हैं जिनको हम CSC कहते हैं। ऐसे 20,000 की संख्या है। साथ में 117 जगह ब्लॉक लेवल पर, सब डिवीजन लेवल पर अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र ये भी हमने बनाए हैं, जिसमें
सरकारी 42 विभागों की 580 योजनाएं ऐसी हैं जिनका लाभ सीधा सीधा और इन केंद्रों पर जा करके फॉर्म भरने से किया जा सकता है। ऐसी सेवाओं का लाभ सबको मिले, उचित व्यक्ति को, पात्र व्यक्ति को मिले। अभी 2 दिन बाद 1 नवंबर से हमने लागू किया है कि ये सब सेवाएं परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी के माध्यम से मिलेगी, ताकि जो व्यक्ति पात्र है उसको सेवा जरूर मिले और जो पात्र नहीं है वो इस सेवा का लाभ न ले सके। इस प्रकार की भी योजना हमने बनाई है। सेवाओं के काम में एक प्रावधान है राइट टू सर्विस, सेवा का अधिकार। इसमें हर एक सेवा के लिए समय निश्चित किया गया है कि जनता को, किसी भी विभाग को सेवा देने का ये निश्चित समय है। उस समय में कर्मचारी अधिकारी को सेवा देनी पड़ती है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी उसके अंदर कुछ शिकायतें हमको मिलती हैं। एक नया प्रावधान हमने किया है कि निश्चित दिन में अगर वो सेवा न दी गई तो फिर कंप्लेंट करने के लिए उपभोक्ता को, किसी नागरिक को कोई शिकायत नहीं करनी, बल्कि वो ऑटो अपील सिस्टम, आस एक प्रोग्राम बनाया है, उस ऑटो अपील सिस्टम के माध्यम से, और वो अपने आप उसकी अपील हो जाएगी। जिस अधिकारी को अपील होगी अगर वो 30 दिन में नहीं करता है तो फिर अगर अपने आप उससे ऊपर के अधिकारी के ऊपर अपील चली जाएगी और फिर नीचे के जो लोग काम करने वाले जिन्होंने नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो मित्रों, एक बहुत अच्छा ये प्रोग्राम बनाया है ताकि सिटीजन को, किसी भी उपभोक्ता को, किसी भी जिसको सेवा चाहिए उसको परेशानी ना हो, बल्कि अपने आप सिस्टम में ये सब चीजें चली जाए। जहां तक नई भर्तियां या नए सरकारी नौकरी लेने का विषय है, कितनी प्रकार की नौकरियां निकलती हैं। जो अभ्यर्थी है उसको बार बार पंजीकरण करना पड़ता है, बार बार फीस देनी पड़ती है और बार बार प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि मेरा रोल नंबर आएगा, मेरा इम्तिहान होगा। हमने इसके लिए एकल पंजीकरण व्यवस्था की है कि एक बार पंजीकरण कराना है और उस पंजीकरण के माध्यम से उसको परीक्षा देनी है और 3 साल तक जो परीक्षा वो देगा, ग्रुप सी की और ग्रुप डी की, उसकी जो मेरिट है 3 साल तक मेंटेन की जाएगी। उस मेरिट के आधार पर ही 3 साल में कभी भी उसको नौकरी के लिए योग्य होगा तो उसको नौकरी मिलेगी। हाँ, अपनी मेरिट को, अपने परीक्षा परिणाम को सुधारने के लिए वो 3 साल में सुधार भी सकता है, ताकि उसका जो मेरिट का क्रमांक है वो उसको ऊंचा उठाना है तो उससे ऊंचा उठा सकता है। और इसी प्रकार ग्रुप सी और डी, इसमें हमने साक्षात्कार खत्म किए, इंटरव्यू खत्म किया है, ताकि जो उसकी अपनी मेरिट है, जो परीक्षा वो दे के आएगा उसी आधार पर उसको नौकरी मिलेगी। क्योंकि लोग जो हैं इस साक्षात्कार के नाम से बहकावे में बहुत आते हैं, बहकाने वाले लोग बहुत हैं। बहुत ऐसे गैंग बने हुए हैं जो इस प्रकार का दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार, पैसा और उसके कारण से वो नौकरी लगाने का दावा करते हैं। हमारी संस्थाओं में पैसे के माध्यम से कोई नौकरी मिलती नहीं है, लेकिन एक बहुत ही भोला भाला जो नौजवान जिसको नौकरी चाहिए वो कई बार इनके बहकावे में, चक्र में आ जाता है और उसके पैसे जो है खर्च होते हैं। इसके लिए भी हमने कड़ा प्रावधान, एक कॉपिंग के विरोध में यानी नकल विरोध में जो बिल बनाया गया है उसमें बहुत से प्रावधान दंड के किए गए हैं कि जो नकल करवाता हुआ पकड़ा जाएगा या करता हुआ पकड़ा जाएगा या जो उसको सहायता करेगा उन सबको उसकी सजा जो तय की है, ताकि नकल करने के ऊपर एक चेक लगे। ऑनलाइन सिस्टम के अंदर जैसे हमने बाकी बातें बताई, उसमें भूमि का रिकॉर्ड, इसकी डिजिटलाइजेशन, क्योंकि हमारे जितने भी भूमि के रिकॉर्ड हैं उसमें बहुत ऐसे पुराने पुराने झगड़े पड़े हुए हैं जिसके अंदर ठीक से रिकॉर्ड न मिलने के कारण से, और फिर रिकॉर्ड लेना होता है तो महीनों महीने रिकॉर्ड लेने में लग जाते हैं। लेकिन उसको जब डिजिटलाइज किया जाएगा तो जब भी किसी प्रकार का रिकॉर्ड व्यक्ति को चाहिए किसी भूमि का, उसको तुरंत ऑनलाइन मिलेगा। इससे बहुत सुविधाएं ये लोगों को होंगी। जहां तक सुरक्षा का विषय है, इस सुरक्षा में पुलिस बहुत ट्रेनिंग पा करके पुलिस हमारी अच्छी पुलिस के रूप में उभर रही है। हमने ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के आधार पर, टीआरपी के आधार पर पुलिस की जो कांस्टेबलरी है उसको भर्ती किया है और बहुत अच्छे पढ़े लिखे नौजवान वो भी आके और भर्ती हो रहे हैं। भले ही उनको भर्ती होने के बाद अगली नौकरी पाने के लिए दूसरे स्थान पर नौकरी मिलती है तो वो स्थान खाली हो जाते हैं, लेकिन हम उनको खुली छूट दी है। पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर वो छोटी नौकरी में है आगे बढ़ करके नौकरी ले सकता है। पहले उसको एनओसी लेना पड़ता था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, लेकिन अब उसकी आवश्यकता नहीं है। किसी भी नौकरी करने वाला, छोटी नौकरी वाला बड़ी नौकरी में जाना चाहे तो जा करके परीक्षा दे करके और बिना एनओसी के वो परीक्षा दे सकता है। तो हमने पुलिस को
एक 650 गाड़ियों का, व्हीकल्स का एक बेड़ा उपलब्ध कराया है और डायल 112 के आधार पर ऐसी सब गाड़ियां हरियाणा के चप्पे चप्पे कोने कोने पर उपस्थित रहेंगी। हर थाना क्षेत्र के अंदर उनको लगा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति 112 डायल करता है जब संकट में होता है तो निश्चित 15 मिनट के अंदर अंदर उस व्यक्ति के स्थान पर एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना है, उस व्यक्ति के स्थान के ऊपर और गाड़ी पहुंचती है। ये लगभग 2-2.5 महीने से ये सेवा चल रही है। इसका बहुत बड़ा लाभ हरियाणा की जनता को हो रहा है और लोग संतुष्ट हैं इससे। हजारों की संख्या में लोग जो डायल करते हैं तो उनके स्थान पर लोग ये जो गाड़ी है अपने वो पहुंचती है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाया जाए, प्रदेश के उद्योग को बढ़ाया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके माध्यम से। और हरियाणा में अब इन्वेस्टर है वो दौड़ करके आता है और बहुत बड़े उद्योगों में लगभग 60,000 के लगभग एमएसएमई छोटे उद्योग वो हरियाणा में लगे हैं। लाखों को अपना रोजगार करने का अवसर मिला है। बड़े उद्योग ये भी बहुत आ रहे हैं। विदेशी निवेश ये हमारे यहाँ पर्याप्त संख्या में आ रहा है क्योंकि हरियाणा जो उनका एक डेस्टिनेशन, जिसको कहना चाहिए बेस्ट डेस्टिनेशन, एक बढ़िया उनके लिए पहुंच का स्थान बना है। क्योंकि दिल्ली के हैं सब प्रकार के जो उनके क्लियरेंसेज हैं, लाइसेंसेज हैं, वो अंडर वन रूफ उनको सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से मिलता है। उनको बहुत सी सुविधाएं जो अपेक्षित हैं वो भी दी जाती हैं। हरियाणा के अंदर का नवयुवक उसको यदि वो नौकरी देते हैं, वैसे तो हमने 75% का प्रावधान किया है कि जरूरी उनको 75% हरियाणा के लोग ही रखने पड़ेंगे, लेकिन सी और डी का जो एरिया है, थोड़ा दूर दराज का एरिया है, वहां पर अगर हरियाणा के लड़कों को नौकरी पर रखते हैं तो उनको 4,000 रुपया प्रति महीना अर्थात साल का 48,000 रुपया 3 साल के लिए अलग से पैसा भी मिलता है ताकि हरियाणा के लोगों को वो यानी अपने लाभ के लिए भी उनको रखें। हमारे यहाँ पर्यटन में और कैसे गति आए, सांस्कृतिक पर्यटन कैसे बढ़े और धार्मिक पर्यटन कैसे बढ़े, और जो हमारे इस प्रकार के स्थान हैं जहां लोग आकर के आनंद ले सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, ऐसे स्थानों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे वो कुरुक्षेत्र गीता जयंती, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का कार्यक्रम हो, विदेशों से लोग बहुत वहां आते हैं, चाहे वो राखीगढ़ी का स्थान है, चाहे वो ढोसी का तीर्थ स्थान है, अथवा अभी हमने मोरनी में पंचकुला जिले के अंदर बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां भी जाकर के और पर्यटक जो आकर के अपना समय बिता सकते हैं, उनको समय बिताने के लिए वहां पर रहने के लिए पंचकुला के, चंडीगढ़ के होटल तो हैं ही, लेकिन उसी क्षेत्र के अंदर हमने एक पॉलिसी बनाई है, होम स्टे पॉलिसी। होम स्टे पॉलिसी में कोई भी परिवार अपने 1 या 2 कमरे लोगों को आतिथ्य सत्कार के नाते से पर्यटक के रूप में उनको ठहरा सकता है ताकि उनकी भी आमदन बढ़े और जो पर्यटक है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के दर्शन भी कर सके। तो इस नाते से इस पॉलिसी को भी हमने लागू किया है। और वहाँ झील है, उस झील है पंचकुला मोरनी में टिक्करताल झील, तो वहाँ पैराग्लाइडिंग, जेट स्कूटर, एरो स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, पैरासेलिंग, इस प्रकार के कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र है, पानी भी है, ऐसे सारे कार्यक्रम वहां चलाए जा रहे हैं और लोग वहां आकर के आनंद से अपने पर्यटन को, क्योंकि शिमला जाते समय, हिमाचल प्रदेश जाते समय एक बढ़िया डेस्टिनेशन लोगों को मिला है, इसका सब लोग आनंद ले रहे हैं। पर्यावरण जहां तक विषय है, पर्यावरण भी चूंकि कोविड के समय हमको ध्यान में आया कि पर्यावरण की कितनी बड़ी महती आवश्यकता है। ऑक्सीजन की कमी के बाद कृत्रिम ऑक्सीजन से हमने लोगों को सप्लाई करके उनको बचाया। वायुमंडल में अधिक कैसे ऑक्सीजन को उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए हमने ऑक्सीवन लगाए। 5 एकड़ से लेकर 100 एकड़ तक जो वन लगाए जिसमें से ऑक्सीजन उनको मिलेगी। ऑक्सीजन की खेती अर्थात पेड़ लगाने की खेती वो करते हैं, उनको भी उसमें प्रोत्साहन दिया गया है। हमने एक नया प्रयोग, जो ऐसे पेड़ हैं ऑक्सीजन देने वाले जिनकी आयु 75 वर्ष या इससे अधिक हो गई है, उनके लिए अलग से एक स्कीम बनाई है, प्राणवायु देवता पेंशन, क्योंकि वो हमारे प्राणवायु देवता हैं, बड़े पेड़ हैं। तो ऐसे पेड़ों की रक्षा सुरक्षा के लिए और 2500 रुपया साल का ये उनको पेंशन दी जाती है। इसका भी एक बहुत बड़ा लाभ मिला है। घर घर हरियाली और बच्चों के द्वारा पौधगिरी, ये हमने कार्यक्रम चलाए। करोड़ों की संख्या में पौधे लगाए गए हैं। उनकी सुरक्षा भी जो लगाने वाले वो करें, उसको 3 साल तक प्रोत्साहन राशि भी हम देते हैं, ताकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा वनाच्छादित क्षेत्र वो बढ़े, पेड़ लगें, ऑक्सीजन की बहुलता हो। जहां तक
कचरे का प्रबंधन है। कचरा प्रबंधन भी अपने आप में एक बहुत बड़ी एक समस्या है। कचरे का एक प्रकार से प्रबंधन करना यह आवश्यक है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। तो कचरे से कंचन इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने जितने भी प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं उनको बना रहे हैं ताकि वहां खाद बन सके, वहां बिजली बन सके, वहां कोई ना कोई और पदार्थ ऐसा जो हमारे उपयोग के नाते आ सकता है। ऐसे बहुत से योजनाएं ये बनाई गई हैं। शहरों का कचरा, घर घर से कूड़ा उठाना, इसकी सब योजनाएं बनाई हैं। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा महत्व का विषय है। बहुत बातें हमने की हैं, लेकिन चूंकि समय सीमित है, एक विषय बड़ा महत्वपूर्ण है जो आपके सामने मैं रखूंगा भविष्य के लिए। आखिर हमारे समाज में हर प्रकार के परिवार हैं, लोग हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, लेकिन एक अंतर, बहुत बड़ा अंतर गरीब और अमीर में है। अब गरीबों को किस प्रकार से उनका उत्थान किया जाए, अंत्योदय की योजना के अंतर्गत ऐसे हरियाणा के सभी परिवारों का हमने पंजीकरण किया है। उनकी डिटेल डाटा ये हमारे पास है। फैमिली आईडी के नाम से, परिवार पहचान पत्र के नाम से 65 लाख परिवारों का डाटा ये हमने एकत्र किया है। हर परिवार के हर व्यक्ति का ब्यौरा, चाहे वो विद्यार्थी है अथवा काम करने वाला व्यवसायी है, रोजगार करता है अथवा बेरोजगार है, बड़ी आयु है, कम आयु है, उनके परिवार में स्वास्थ्य की दृष्टि से किस व्यक्ति का क्या स्वास्थ्य की स्थिति है, ऐसा एक डाटा रखने के बाद हमने पहला कार्यक्रम ये लिया है कि उन परिवारों में जो बेरोजगार है और खास करके जिनकी आय वर्ष की 1 लाख रुपया या इससे कम है, इनके लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, ये हमने कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है। आने वाले वर्ष में 31 मार्च तक हम ऐसा योजना बना रहे हैं कि 1 लाख ऐसे बेरोजगार युवकों को जो उन परिवारों के, अंत्योदय परिवारों के हैं, इनका रोजगार का इनका सिस्टम कोई खड़ा हो ताकि न्यूनतम 15,000 रुपया महीने की आमदन हर परिवार की हो जाए। इस कार्यक्रम को भी लॉन्च कर दिया है और बहुत गति से हमारे 6 डिपार्टमेंट 40 स्कीमों को लेकर के हर घर में ऐसे परिवार के सदस्य के साथ बातचीत करेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनको काम उपलब्ध कराएंगे। और जो हमारी ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए हमने कौशल रोजगार निगम बनाया है। तो इस कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी हम कुछ युवकों को इन्हीं यानी परिवारों में से कुछ युवकों को यह अवसर जरूर दिलाएंगे ताकि वो रोजगार के नाते से आगे बढ़ सकें। और ये एक ऐसा कार्यक्रम है कि परिवार में यानी कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, परिवार के कोई व्यक्ति की शिक्षा की आवश्यकता वो पूरी हो, स्वास्थ्य की आवश्यकता वो पूरी हो, रहन सहन के लिए जो सुविधाएं चाहिए, न्यूनतम सुविधाएं उनको सबको ये मिलनी चाहिए। तो इस ऐसे सुशासन के समय में हम लोगों ने जो 2020 का साल था उसको हमने सुशासन संकल्प वर्ष कहा था। मित्रों, ये जो वर्ष है 2021 का, जो 25 दिसंबर तक इस वर्ष का हम एक आंकलन करेंगे, इसको हमने सुशासन परिणाम वर्ष कहा है। और सुशासन के परिणाम हमारे पर्याप्त संख्या में आए हैं, जैसा मैंने अभी आपके सामने